राम राम जी दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द न्यूज़ फ्लिक्स भारत पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जो एक प्रेस ब्रीफिंग हुई है उस प्रेस ब्रीफिंग को लेकर, जो कि कांग्रेस पार्टी द्वारा AICC के दफ्तर 24 अकबर रोड पर की गई। और उस प्रेस ब्रीफिंग को कराने के लिए 2 सैन्य अधिकारियों, कर्नल रोहित चौधरी और विंग कमांडर अनुराचार्य का जो है उसमें उनको शामिल किया गया। ठीक, और इस प्रेस ब्रीफिंग में सवाल उठाए गए हैं सरकार पर। ठीक, हालांकि सेना की सैन्य कार्रवाई पर किसी प्रकार का सवाल नहीं है, लेकिन सवाल सरकार पर उठाए गए कि इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ हुआ। पहले तो शुरुआत होती पुलवामा हमले से कि हमला ही कैसे हुआ, कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। ठीक, और जब ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन से पहले जो एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा जो पाकिस्तान को खबर दी गई, उसके साथ साथ जिस प्रकार से जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, सीज़ फायर को लेकर, और इसके अलावा जो ट्रंप ने पहले से पहले सीज़ फायर की घोषणा की, सर्वदलीय मीटिंग को लेकर, सर्वदलीय बैठक को लेकर, ठीक, संसद का विशेष सत्र, इन सारे मुद्दों को मिलाकर लगभग 11 पॉइंट्स हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा सरकार से सवाल पूछे हैं। तो इन सारे सरकार से जो सवाल पूछे हैं कांग्रेस पार्टी ने, एक एक कर उन सवालों को समझेंगे और फिर देखेंगे कि उनके जवाब क्या हो सकते हैं, या क्या कांग्रेस पार्टी उन सवालों के माध्यम से वाकई सरकार से सवाल पूछना चाहती है, या फिर इन सवालों के पीछे कोई और मकसद है कांग्रेस पार्टी का। तो पहले हम सुन लेते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या सवाल पूछे हैं। और आप ये बताइए कि ये सीज फायर करने का फैसला DGMO का नहीं, ये सीज फायर करने का फैसला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, जो कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के कहने के ऊपर और उनके दबाव में आने के ऊपर किया गया। ये दबाव भी देश को बताने पड़ेंगे कि क्या क्या दबाव है। इसके बाद मैं अपने साथी अनुआचार्य जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे की प्रेस वार्ता को आगे लेके जाएं। तो साथियों, जैसे हमारे वरिष्ठ कर्नल रोहित चौधरी ने बताया कि हम जय हिंद सभा करने वाले हैं और ये 16 जगहों पर मई के आखिरी सप्ताह में होगी, और उसके अलावा ये राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर भी होगी। ये असल में हम संवाद स्थापित कर रहे हैं और वो 10 सवाल 11 सवाल हम पूछ रहे हैं, जो कि जिसके बारे में कर्नल रोहित चौधरी ने बताया। पहले 2 सवाल कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, दूसरा आतंकवादी अब तक पकड़े क्यों नहीं गए और अभी सरकार उनको पकड़ने के लिए आगे क्या प्लान बना रही है, तीसरा सीज फायर अचानक क्यों हुआ, और चौथा कि ट्रंप ने कैसे ये कहा कि व्यापार के कारण हमने ये सीज फायर करवाया है, इस पर सरकार का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। पांचवा ये कि जो रक्षा मंत्री, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कैसे पहले से ही प्लान बताकर जो आर्म फोर्सेस की टाइम, स्पेस और क्वांटम की एक स्ट्रेटजी होती है, उसको कैसे वो तितर बितर हुई। और उसके अलावा हम ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि आने वाली 25 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केवल NDA के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक बुलाई है इसी मुद्दे को लेकर। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि कौन सा अपराध किया है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने या झारखंड के मुख्यमंत्री ने। क्या प्रधानमंत्री केवल बीजेपी वोटर्स के या बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के होते हैं, क्या देश केवल बीजेपी वोटर्स का है? इसलिए हम ये मांग करते हैं कि सभी मुख्यमंत्रियों को इस बैठक में शामिल होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि 2 बार सर्वदलीय बैठक हुई, दोनों बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि शीर्ष नेतृत्व है, वो नहीं आए। क्या उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है? ये एक दूसरा, मतलब हमारा 6वां 7वां सवाल है ये। एक और चीज कि अब टीवी पर प्रचार हो रहा है, PR इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से, पेशेवर तरीके से हम किसी मुद्दे को संभालते थे, लोगों तक पहुंचता था, संवाद जाता था, लोगों को सही तरीके से मालूम होता था, वो कहां चला गया? दिन भर हम प्रचार माध्यमों में, और उसमें भी हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी के पोस्टर बैनर भी लग रहे हैं जिसमें वो डांगरी पहन के, कहीं बैटल जैकेट पहन के वो दिखाई पड़ते हैं। तो जो एक तरीका था हमारा, परिपक्व तरीका, संस्थागत तरीका, वो कहां चला गया? ये भी हमारा सवाल है, जिसको लेकर हम जय हिंद सभा में लोगों तक जाएंगे और उन्हें बताएंगे ये सवाल। उसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसे हेडलाइन बदलने के भी काम लाया गया, लेकिन महिला अधिकारियों के साथ जिस तरह की टिप्पणी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की, और खासतौर पे हमारी कर्नल सूफिया कुरैशी जैसी वरिष्ठ अधिकारी के ऊपर जो टिप्पणी की गई, उस अपमान का क्या बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? क्या वो अमर्यादित भाषा के कारण भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर पार्टी में कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करेगी? एक सवाल है जो लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। और बहुत दिनों से कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, नेता प्रतिपक्ष, लगातार सरकार से इस मुद्दे पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कर रहे हैं, और आज तक उसके बारे में कुछ सुना नहीं गया। तो ये कि इतने अहम मुद्दे पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने से, जिम्मेदारी से, उत्तरदायित्व से मोदी सरकार क्यों बचना चाहती है? ये हमारे सवाल हैं कि जो आपने सारे सुने, और ये सवाल हम अपनी जय हिंद सभाओं में लोगों के बीच जाकर करेंगे और लोगों से इसके बारे में पूरा उनको कम्युनिकेशन करेंगे, उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे हम अपनी बात खत्म करते हैं। आपके जो सवाल हो और इसी मुद्दे पर, स्पेशली इसी मुद्दे पर जो सवाल हो वो पूछिए।
तो साथियों, अभी इसको एक बार समराइज कर देते हैं सारी चीज़ को कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। ये हमारे सेनाओं की 100% सक्सेस थी, गवर्नमेंट की पॉलिटिकल फेलियर था। और इसके साथ साथ जो पोलिटिसाइजेशन जैसे ये कह रहे हैं हमारे साथी, उन्होंने बताया कि जिस तरह से पुराने सेल्फी पॉइंट, मेरी माटी मेरा देश, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो करते रहे हैं और सैनिकों को जो छुट्टी जाते थे उनको प्रचार करवाते थे, सरकारी चीज़ों का प्रचार कराते थे। तो ये ऑप सिंदूर का प्रचार कराने से गुरेज करें और कम आउट क्लीन, दिस इज़ व्हाट वी वांट। और अब इस मुद्दे के ऊपर हम इस पहलगाम को इतिहास के पन्नों में गुम नहीं होने देंगे। ये जय हिंद सभाएं, ये पूरे देश में संवाद करके बताया जाएगा कि जैसे पठानकोट, पुलवामा, ये आपने उनके ऊपर किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की, तो पहलगाम हमले के ऊपर और आज उसके बाद ऑप सिंदूर के ऊपर आपको जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेंगी। अमित शाह जी को हटाना पड़ेगा। आपको जो भी इस पूरे प्रकरण में जो एजेंसीज हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुने कौन से वो 11 प्रश्न हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ने ब्रीफिंग कराई है 2 सेना के अधिकारियों से। अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, फिर हम उसके बाद इन सारे सवालों की चर्चा करेंगे और इन सारे सवालों के बेहतर जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये, कर्नल रोहित चौधरी जी और विंग कमांडर अनुचार्या जी, ठीक, क्या ये दोनों मौजूदा जो है सेना में सर्विस कर रहे हैं? नहीं। ठीक, ये दोनों रिटायर्ड कर्मचारी हैं। ठीक, तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल, क्योंकि ये क्लिप मैंने कहीं सुनी, यानी यूट्यूब पर सुनी, वहाँ से इसको क्लिप को यहाँ डाला है लेकर। ठीक, लेकिन एक सवाल छोटा सा, क्या इनके नाम के आगे रिटायर्ड नहीं लगाना चाहिए था? क्या ये उस ब्रीफिंग की तरह, उस ब्रीफिंग की बराबरी करने का प्रयास नहीं किया गया जो ब्रीफिंग कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह द्वारा की गई थी? एक छोटा सा सवाल बस। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें भी ये दिखाई दे कि आप चीज़ों को गलत करने का या चीज़ों को गलत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अगर उनके नाम के आगे जो आपने ब्रीफिंग इसको सुनोगे, आपको यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने सुनी होगी, बहुत से लोग सुनेंगे भी, अगर उनके नाम के आगे आप रिटायर्ड कर्नल रोहित चौधरी और रिटायर्ड विंग कमांडर अरुणाचार्य जी लिख देते तो उससे कोई आपत्ति नहीं होती। ठीक, खैर वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना अपना देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है। अब वो जो 11 प्रश्न कांग्रेस पार्टी ने ब्रीफिंग के दौरान पूछे हैं, ठीक, उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी मई के आखिरी हफ्ते में, यानी 24 मई से जय हिंद सभाएं करेगी पूरे देश में। लगभग 16 शहरों का चयन किया गया है जय हिंद सभा करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा कि आपने अंत में सुना होगा, रोहित चौधरी जो हैं, उन्होंने कहा कि ये पुलवामा का जो हमला है इसको हम इतिहास के पन्नों में गुम नहीं होने देंगे। ये और भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि देश को ये पता रहना चाहिए कि ये हमला किसने करवाया था, ये हमला किन के द्वारा प्रायोजित था और ये हमला करने वाले आतंकवादियों की मदद किसने की थी। ठीक, बिल्कुल सही बात बोली रोहित जी ने। इसमें मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं कि ये भूलने के लिए नहीं है पुलवामा, क्योंकि धर्म पूछ कर मारा है। ठीक, ऐसे नहीं मारा, धर्म पूछ कर मारा। इसलिए वाकई रोहित जी की मैं इस बात से सहमत हूं कि ये भूलने के लिए नहीं है। दूसरी चीज, रोहित जी ने एक बात और बोली कि अभी आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए और उनको लेकर क्या प्लानिंग है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं। जो 11 सवाल पूछे हैं कांग्रेस ने, पहला सवाल उनका ये है कि सीज फायर की जो घोषणा है वो डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी घोषणा के बाद सरकार ने उनके दबाव में आकर ये सीज फायर क्यों किया। यानी सीधा सीधा प्रश्न है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आकर आखिर सरकार ने ये जो सीज फायर है क्यों किया। नंबर 1 सवाल। नंबर दूसरा सवाल है कि आखिर जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ पर था, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं की गई, वहाँ पर क्यों जो 1-1.5 घंटे तक लोग तड़पते रहे, 1 से 1.5 घंटे तक लोग तड़पते रहे, उनकी मदद क्यों नहीं हुई। ठीक, उसके अलावा तीसरा जो सवाल है उनका वो है
अभी तक आतंकवादी पकड़े क्यों नहीं गए और उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सरकार ने क्या रणनीति अपनाई है। चौथा सवाल है उनका, सीज फायर अचानक क्यों हुआ, डीजीएमओ ने फ़ोन किया पाकिस्तान के, उसके कहने पर सीज फायर क्यों हुआ। ठीक। पांचवा सवाल है, ट्रंप ने जो व्यापार को लेकर बात बोली कि दोनों ही देशों का व्यापार डिस्टर्ब हो जाएगा, दोनों ही देशों के अंदर जो है आम जनता को परेशानी होगी, व्यापार भी डिस्टर्ब होगा, उसको लेकर उन्होंने सीज फायर कराया, तो सरकार ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया। ठीक। चौथा सवाल है, ये सारे सवाल उन्होंने ही पूछे, मैं उन्हीं में से पूछ रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। एस जयशंकर ने जो पाकिस्तान को हमले से पहले जानकारी दी, आखिर उसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय हो रही है। ठीक। उनका छठा सवाल है कि 25 मई को एनडीए के सारे मुख्यमंत्रियों की बैठक मोदी जी ने बुलाई है, तो उसमें जो कांग्रेस शासित राज्य हैं जैसे कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, हिमाचल हो गया और झारखंड, ठीक, जहाँ पे उनकी समर्थन वाली सरकार है, उनको क्यों नहीं बुलाया। ठीक। और इनका जो सातवां सवाल है, ऑल पार्टी जो मीटिंग हुई, ठीक है, युद्ध के दौरान जब ये टेंशन वाला माहौल चल रहा था, उस समय 6 मई से पहले जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, ठीक, शुरू नहीं हुआ था, तो ऑल पार्टी मीटिंग्स में जो है प्रधानमंत्री जी मौजूद क्यों नहीं रहे। उसके बाद अगला सवाल इनका जो है कि टीवी पर जो ऐड चलाए जा रहे हैं, ऐड प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, उनमें प्रधानमंत्री जी को बार बार बढ़ चढ़कर हिस्सा क्यों लिया जा रहा है या उनको पोस्टर बॉय क्यों बनाया जा रहा है। स्पष्ट बात अगर जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, उनको पोस्टर बॉय क्यों बनाया जा रहा है। उनका अगला सवाल है, यानी 10वां सवाल है उनका, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो मध्य प्रदेश के मंत्री ने टिप्पणी की है, उस पर जो बीजेपी है उसका क्या स्टैंड है। ठीक। ये भी बिल्कुल जायज़ सवाल है, मानते हैं कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए। और जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन जिसकी मांग विपक्ष बहुत दिनों से कर रहा है, वो इस देश में जब युद्ध जैसी स्थितियां हैं, तो इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या उसकी ब्रीफिंग को लेकर या एक स्पेशल सेशन जो बुलाया जा सकता था सरकार के द्वारा, वो क्यों नहीं बुलाया गया पार्लियामेंट का। ठीक। अब हम शुरू से शुरू करते हैं। कांग्रेस के जो 10-11 सवाल हैं, एक एक करके सवाल लेंगे और उनके उत्तर समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले 2 सवाल जो मुख्य 2 सवाल हैं, बाकी जैसा कि रोहित चौधरी जी ने कहा कि पुलवामा को हम भूलने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि धर्म पूछ कर मारा। और वहाँ जिस तरीके से रोहित जी ने कहा कि हिमांशी नरवाल के हस्बैंड वो 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ पर जीवित रहे। ठीक। उनकी मृत्यु गोली लगने के बाद नहीं हुई, बल्कि उनका ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाने की वजह से हुई, जो 1 से 1.5 घंटे तक वहाँ जीवित रहे, उनको बचाया जा सकता था। बिल्कुल मैं रोहित जी की इस बात का समर्थन करता हूँ कि उनको बचाया जा सकता था, वहाँ पर समय से जो मेडिकल सेवाएं हैं या जो सैन्य सेवाएं हैं, सैन्य का मदद है, वो नहीं पहुँची। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक सवाल और उठता है रोहित जी कि आखिर जो कश्मीरी इतना बड़ा जघन्य अपराध होने के बाद, इतना बड़ा जेनोसाइड होने के बाद, इतना बड़ा नरसंहार होने के बाद मोमबत्तियां लेके रात के अंधेरे में शोक संवेदना व्यक्त करने निकलते हैं, क्या उन कश्मीरियों के पास इतने साधन नहीं थे कि वो घायलों को अस्पताल तक पहुंचा सकें? क्या वो मदद करने के लिए आगे नहीं आ सकते थे? कोई आया मदद करने? नहीं आया ना। ठीक। सेना पे सवाल उठाना, सरकार पे सवाल उठाना कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष का काम है, और जहां सरकार सवालों के घेरे में आएगी सरकार पर सवाल उठाए जाएंगे। लेकिन जो लोग भाईचारे का ढिंडोरा पीटते हैं, उसी भाईचारे का जो झंडा लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चलती है, तो कांग्रेस पार्टी ने एक बार इस बात को क्यों नहीं बोला? हर चीज़ सरकार की जिम्मेदारी है, हर चीज़ सेना की जिम्मेदारी है, मानते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार क्यों नहीं बोला कि वहाँ के लोकल लोगों को भी मदद के लिए आगे आना चाहिए था? एक चीज़। ठीक। दूसरी चीज़, अब शुरू से शुरू करते हैं कि सीज़ फायर का ऐलान क्यों हुआ और ट्रंप के कहने के बाद सरकार ने सीज़ फायर क्यों किया।
तो मैं एक चीज़ जो कि पहले दिन से 10 तारीख को जब से सीज़ फायर हुआ तब से चीख चीख कर सरकार भी कह रही है इस बात को, हमारा विदेश मंत्रालय भी कह रहा है, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी भी कह रहे हैं, और भी कई माध्यमों से इस चीज़ को बताया जा रहा है कि सरकार ने पुरजोर विरोध किया है और स्पष्ट कहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर रहे हैं, ना कि हमने सीज़ फायर किया है। और उसके अलावा स्पष्ट डोनाल्ड ट्रंप को इस बात की भी चेतावनी दी गई है, उनका नाम लिए बगैर, कि ये हमारा खुद का फैसला है, इस पर हमें किसी की टिप्पणी की या किसी की राय की आवश्यकता नहीं है। ठीक, और आपको बता दें कि इसके पीछे जो सीज़ फायर एक्चुअली ट्रंप ने बोला, इसके पीछे मैं पीछे भी एक वीडियो बना चुका हूँ, और इसको लेकर बहुत से जो पत्रकार हैं, बहुत से जो लोग हैं जो डिप्लोमेटिक चीज़ें समझते हैं और जो जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्होंने भी ब्रीफिंग दी है, सरकार ने भी ब्रीफिंग दी है। ठीक है, तो बार बार इस बात को भुनाने का प्रयास करना कि आखिर ट्रंप ने सीज़ फायर क्यों किया, तो ट्रंप ने सीज़ फायर नहीं किया। ट्रंप ने फिर आकर उसके बाद जिस तरीके से अपना स्टेटमेंट वापस लिया, उनके उपराष्ट्रपति ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया, इस बात को भी उठाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ जो सीज़ फायर को लेकर बार बार कहा जाता है, मैंने भी उस बात पर बोला है कि समझदारी है कि अपने कम से कम नुकसान में सामने वाले का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान किया जा सके, और हमारी भारतीय सेना ने वो करके दिखाया है। ठीक, अपना नुकसान किए बिना एक पूरे देश को बर्बाद करके उसको घुटनों पर ला दिया है। उसको कम से कम 10 साल लगेंगे अगर कोई उसकी मदद नहीं करता है तो उसको दोबारा खड़े होने में, क्योंकि उसके सारे आतंकी ठिकाने और उसका पूरा एयर डिफेंस सिस्टम, उसके साथ साथ जितने उसके मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उन सबको नुकसान पहुंचाकर उनको बर्बाद किया है। ठीक, और तो और सभी को पता है कि किराना हिल्स के पास जो उनकी न्यूक्लियर इस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी नुकसान पहुंचाया है हमारी सेना ने। ठीक, पहला सवाल। दूसरा सवाल इंटेलिजेंस फेलियर का, जो पुलवामा में अटैक हुआ, बिल्कुल सही बात है, वहाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ। इस बात को सरकार ने तत्काल प्रभाव के साथ माना कि हाँ इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, सुरक्षा में चूक हुई। उसके लिए हमारे गृह मंत्री ने खुद इस बात को माना और रक्षा मंत्री ने भी इस बात को रिपीट किया कि हाँ सुरक्षा में चूक हुई, सुरक्षा व्यवस्था में चूक की वजह से ये घटना हुई। उसको पहले ही सरकार ने क्लियर कर दिया। ठीक, और ये हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं, सुरक्षा में चूक जरूर हुई, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि लोकल कश्मीरी की मदद के बिना ये हमला भी संभव नहीं था। सिक्के का एक ही पहलू देखना और दिखाना जरूरी नहीं होता। समझना है तो चीज़ों को बिल्कुल कायदे से समझना होगा। ठीक, किसी भी जगह, किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में कोई घटना घटती, जब तक उसको लोकल का स्थानीय शेल्टर या स्थानीय उसको मदद प्राप्त नहीं होती, तब तक वो घटना घटित नहीं हो सकती। ठीक, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। ठीक, जो कि है फिर से वही कि आतंकवादी कब पकड़े जाएंगे और उनको पकड़ने के लिए सरकार ने क्या प्लान किया हुआ है। तो आपको बता दें, एक आतंकवादी तो तीसरे दिन ही मार गिराया था सरकार, सेना के द्वारा। 3 आतंकवादी अभी भागे हुए हैं, क्योंकि 2 पाकिस्तान के थे और 2 लोकल के थे। ठीक, इस बात को बिल्कुल सभी लोग ध्यान में रखिएगा और अपने जहन में रखिएगा, ये आतंकवादी बचने वाले नहीं है। एक चीज़, ठीक, सरकार इनको पकड़ने के लिए, सेना इनको पकड़ने के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपना रही है, वो स्ट्रेटेजी पब्लिक में बताने के लिए नहीं है। ये सैन्य ऑपरेशन होते हैं, गुप्त ऑपरेशन होते हैं, ये देश की सिक्योरिटी और देश के नागरिकों की सिक्योरिटी से संबंधित है। तो आप इस बात को सभी लोग विश्वस्त रहिए इस बात के प्रति कि सरकार इसका बदला लेगी और इन आतंकवादियों को उनके गुनाहों की सज़ा जरूर मिलेगी। दुनिया के किसी भी कोने में हो, मार गिराए जाएंगे। आपको क्या लगता है, एक छोटी सी घटना जिसको पहले के समय में छोटा सा माना जाता था, क्योंकि आपको याद होगा आज से लगभग 2006 या 2007 की बात है, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, तब भी 35 हिंदुओं को नाम पूछकर ही मारा गया था, घर से निकाल कर मारा गया था, यहीं कश्मीर में मारा गया था। ठीक है, तो ये 26 जो हमारे टेररिस्टों द्वारा जो हमारे 26 पर्यटक मारे गए, हमारे नागरिक मारे गए, हमारे भाई बंद मारे गए, उनके खातिर पूरे देश को बर्बाद कर दिया। तो ये 3 आतंकवादी जाहिर सी किसी ऐसी बिल में छुपे बैठे हैं जहां से अभी ये कई महीनों तक निकलने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन सेना पर विश्वास रखिए, सेना इनको ढूंढ कर मारेगी।
ठीक, अब इनका चौथा सवाल लेते हैं कि सीज फायर क्यों हुआ। तो आपको पता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन किया, और जाहिर सी बात है रोहित जी ने जो पूछा कि डीजीएमओ की हैसियत नहीं है वो सीज फायर कर, बिल्कुल सरकार का फैसला था। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सरकार का फैसला था, वैसे ही सीज फायर सरकार ने अपने मुंह से नहीं कहा, सरकार ने सिर्फ कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा, इसको हम अभी कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं। उसके साथ साथ सरकार ने, यानी हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के लिए जो संबोधन किया, उस संबोधन में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ना अभी हमने इसको बंद किया है, ये केवल स्थगित हुआ। अगर कोई भी आतंकी कार्रवाई भी, एक बुलेट भी, एक गोली भी अगर सीमा पार से इधर आएगी तो उसके बदले इधर से गोला जाएगा। तो आप स्पष्ट समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री के कहने का तात्पर्य क्या था कि अगर किसी आतंकवादी ने एक गोली भी चलाई तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ठीक, एक्ट ऑफ वॉर, सेना शांत नहीं बैठेगी। ठीक है। तीसरी चीज, ट्रंप ने जो बात बोली कि ट्रेड की वजह से हमने ये नुकसान ना हो तो हमने ये सीज फायर करवाया दोनों देशों को बैठाकर। पहली चीज़ तो ये, जो ट्रंप अपने बड़बोलेपन के लिए मशहूर हैं, और उस आदमी की हैसियत क्या हो गई, अब उसके हाथ में ऐसा लगता है झुंझुना आ गया है। तो ट्रंप को आप खुद देख लीजिए, ये भारत का ही दबाव था, ये भारत की ही क्षमता थी कि ट्रंप को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा, और ट्रंप को ये कहना पड़ा कि ये जो सीज फायर है, मैं चाहता हूं कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो जाए। ठीक, ट्रंप को अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। ठीक है, कि सीज फायर उन्होंने नहीं करवाया है, वो सिर्फ चाहते हैं कि सीज फायर हो जाए, युद्ध से नुकसान ही है। ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि एस जयशंकर जी ने जो हमले से पहले जानकारी दी, किसको? पाकिस्तान को। तो मैं आपको बता दूं कि इस पे भी कई उन्होंने, एस जयशंकर जी ने खुद बताया है, उसके अलावा जो विदेश मंत्रालय उसने भी ब्रीफिंग दी है, उसके अलावा जो सरकार है उसने भी ब्रीफिंग दी है कि ये दो देशों के बीच में जब कोई सैन्य कार्रवाई युद्ध स्तर पर ना हो के ऑपरेशन के रूप में होती है, तो ये प्रोटोकॉल होता है कि इसके बारे में जानकारी संबंधित जो देश है उसको दी जाती है। ठीक, कि हम आपके जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक, अब अगली बात और दूसरी चीज़, इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसा कि हम मानते हैं एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को बताया, एक बार को अगर हम कांग्रेस की बात को ही मान लें कि हाँ ये बताया, गलत किया, सेना के साथ धोखा हुआ, ठीक है, एक बार को, हालांकि ऐसा है नहीं, सरकार अपनी ही सेना के साथ कभी धोखा नहीं करती। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर हम ये मान भी लें तो भी पाकिस्तान ने क्या कर लिया? पाकिस्तान ने भारत के 26 शहरों को निशाना बनाया था, क्या एक भी उसकी मिसाइल या उसका ड्रोन हमारी सीमा में प्रवेश कर पाया? और किया भी तो वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। ठीक, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सेना कितनी सशक्त है, और सरकार पर भी भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, हालांकि विपक्ष है, उनका काम है। अगला सवाल है कि जो 25 मई को एनडीए के चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग बुलाई जा रही है, ठीक, उसमें जो है कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया जा रहा है, या कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं उनको नहीं बुलाया जा रहा है। ठीक, तो अब आपको एक चीज़ और बता दें कि जब कांग्रेस पार्टी से 4 नाम मांगे गए थे तो उन्होंने किन किन का नाम दिया था। ठीक, और जिन लोगों को ले जाया गया वो भी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनमें शशि थरूर हैं, सलमान खुर्शीद हैं। ठीक है, इन सबको ले जाया जा रहा है। तो ये जो बात करना कि जो प्रधानमंत्रियों की मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जा रहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाई जा रही है उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है, कांग्रेस को भी निमंत्रण गया होगा। आपको क्या लगता है सरकार ऐसी चूक करेगी? तो ये एक तरीके का सिर्फ नैरेटिव मेकिंग का काम चल रहा है। ठीक, अगला सवाल है, ऑल पार्टी जब मीटिंग हुई उसमें प्रधानमंत्री मौजूद क्यों नहीं थे? अब आपको बता दूं कि जिस समय ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी पुलवामा हमले के बाद, सरकार ने, मतलब प्रधानमंत्री ने बिहार में जो स्टेटमेंट दिया था
उसके बाद जिस तरीके से पाकिस्तान को चिताया था, उसके बाद ऑल पार्टी मीटिंग हुई। आप उस समय एक चीज़ नोट किएगा, उस समय देश के अंदर कितना टेंस्ड माहौल था, कितना तनावपूर्ण माहौल था देश के अंदर, कि प्रधानमंत्री लगातार सेना के अधिकारियों के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, विदेश मंत्री के साथ, और जो डिप्लोमेसी के जितने रास्ते हैं उन सभी चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी देश की सुरक्षा को इंश्योर करने में लगे हुए थे। ठीक, तो ऑल पार्टी मीटिंग में अगर प्रधानमंत्री जी नहीं थे तो इस बात का इतना बड़ा उस समय के लिए इशू नहीं बनाना चाहिए। ठीक, दूसरी चीज़, जिस तरीके से बार बार कांग्रेस पार्टी जो ऑल पार्टी मीटिंग में समर्थन करके आती है देश का और सरकार का, ठीक, वही कांग्रेस पार्टी आते आते उसके जो नेता हैं वो राफेल पर सवाल उठाते हैं। वो लोग इस बात पर सवाल उठाते हैं कि आखिर ये जो सरकार है वो क्या रणनीति बना रही है, आखिर पाकिस्तान से बदला लेने के लिए सरकार जो है वो कौन सी रणनीति बना रही है, या सेना कौन सी रणनीति बना रही है। तो आपको एक चीज़ बता दें, किसी भी दुश्मन पर आक्रमण करने से पहले रणनीतियां पब्लिक नहीं बताई जाती, पब्लिक में नहीं बताई जाती हैं। ठीक, ना ही किसी भी सैन्य अधिकारी को इस बात के लिए वो बाध्य है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन को जाकर किसी भी अपने सैन्य जो कार्रवाई है उसकी जानकारी दे, या लीडर ऑफ अपोजिशन को ब्रीफिंग दे। ठीक है, अगली बात, टीवी पर जो ऐड चल रहे हैं, ठीक, कि ये ऐड कराए जा रहे हैं, उनमें प्रधानमंत्री जी को एक तरीके से पोस्टर बॉय की तरह प्रस्तुत किया जा रहा है। सरकार सेना का इस्तेमाल अपने प्रचार प्रसार के लिए कर रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि सेना के शौर्य का जो प्रचार प्रसार है वो सरकारें अपने लिए कर रही हैं। इंदिरा गांधी ने 71 में जिस तरीके से पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, हालांकि पाकिस्तान पहले से ही 2 टुकड़ों में था, ठीक है, एक चीज़, लेकिन मूल रूप से कागज पे दूसरा देश बनवा दिया, बांग्लादेश, उसका श्रेय आज तक कांग्रेस पार्टी लेती है। तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, या उससे पहले पुलवामा में, या जो पठानकोट में हुआ था, उसका श्रेय अगर सरकार ले रही है तो उसमें क्या बुराई। जब आज तक इंदिरा गांधी जी को श्रेय दिया जाता है 1971 का, तो यहाँ सरकार श्रेय ले रही है, तो इसमें इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, रही बात सोफिया कुरैशी पे, बिल्कुल सही बात है, इस बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ कि सोफिया कुरैशी पे जो बीजेपी के मध्य प्रदेश के मंत्री ने टिप्पणी की, निहायती शर्मनाक, निहायती जघन्य, जो उसको 4 बातें और जोड़ के कही जा सके वो टिप्पणी थी वो। ठीक, ऐसी महिला को, सैन्य अधिकारी को ऐसी टिप्पणी करना, और वो भी एक देश के अच्छे पद पर, सैन्य पद पर आसीन महिला के खिलाफ टिप्पणी करना, ठीक, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है और इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अब आपको एक चीज़ बता दें, बीजेपी ने क्या कार्रवाई की, कार्रवाई करेगी नहीं करेगी, ठीक है, यहाँ पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करना बिल्कुल जायज़ है। यहाँ मैं कर्नल चौधरी की बात का समर्थन करता हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दें, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है जिसमें जो मंत्री हैं जिन्होंने टिप्पणी की, शाह नाम है उनका, पूरा नाम मुझे ध्यान नहीं है, ना मैं ध्यान रखना चाहता हूं ऐसे आदमी का नाम, उस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के माननीय जो जज साहब हैं, जो न्यायाधीश हैं, उन्होंने कहा तत्काल प्रभाव के साथ विद इमीडिएट इफेक्ट एफआईआर इस पर दर्ज होनी चाहिए। जबकि बचाव पक्ष के वकील यानी मंत्री के वकील ने कहा साहब हमको समय चाहिए। तो जज साहब ने स्पष्ट कहा कि अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई, डीजीपी को आदेशित किया कि एफआईआर विद इमीडिएट इफेक्ट दर्ज होनी चाहिए, तत्काल प्रभाव के साथ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो मैं पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा करूंगा और उसके साथ साथ स्थिति ऐसी कर दूंगा कि नर्क को जमीन पर ला दूंगा, धरती पर नर्क ला दूंगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है कि न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने स्वयं संज्ञान लेते हुए मंत्री जी को कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया। और अब मंत्री जी के साथ क्या होगा, ये पब्लिक डोमेन में है ये सारी चीज़ें, और आप सभी लोग उठा के देख लीजिएगा। बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन जो न्यायालय का पहली बार किसी न्यायालय ने इतनी त्वरित कार्रवाई करते हुए मौजूदा सरकार के मौजूदा मंत्री को खिलाफ एफआईआर का आदेश दिया, और जो कार्रवाई हो सकती है उस कार्रवाई को प्रदेश के डीजीपी को आदेशित किया है। ठीक, पहली चीज। अब अगली बात यह है कि जो स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए संसद का, बिल्कुल सही बात है, स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए।
ठीक, बिल्कुल जायज़ बात है। लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि इस समय हमारे देश में आप लोगों ने डिमांड कब की थी? जब हमारा देश पुलवामा अटैक के बाद, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर से किसी भी प्रकार की कोई ऐसी हानि ना हो, उस समय इंश्योर करने में लगा हुआ था। ठीक, पूरा देश, यानी जो प्रधानमंत्री जी हैं वो इस बात को इंश्योर करने में लगे हुए थे। ठीक, उसके बाद फिर ऑल पार्टी डेलीगेशन को बुलाकर जगह जगह भेजना अलग अलग देशों में ब्रीफिंग के लिए, यानी इस कार्रवाई को जिस तरीके से पाकिस्तान ने ये दिखाने का प्रयास किया कि हमने भारत के राफेल को मार गिराया, तो उस बात को आज तक पाकिस्तान प्रूफ नहीं कर पाया। दूसरी बात, पाकिस्तान पर जो हमला किया गया, पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे तबाह हुए, जो आतंकवादी अड्डे तबाह हुए, उन सब का जो सबूत है वो खुद पाकिस्तान ने दिया, सामने से आकर दिया। लेकिन उसके बाद भी अपोजिशन आज तक देश के अंदर सरकार से और सेना से सवाल पूछ रहा है कि आखिर हमारे द्वारा कितने आतंकवादी मारे गए। तो इस पर जो हमारे सेना के जो हमारे जनरल हैं AK भारती जी, उन्होंने बताया कि हमारा काम है दुश्मनों को मारना, ना कि उनकी गिनती करना। ठीक, तो ये तो कुछ सवाल हो गए जो कांग्रेस ने पूछे, और उनके जो संबंधित जवाब हो सकते थे, जो बेहतर जवाब हो सकते थे, वो मैंने इसमें बताने का प्रयास किया है। अब कुछ सवाल हम कांग्रेस से भी पूछना चाहते हैं। पहली चीज़ तो ये, कांग्रेस पार्टी ये चीज़ बताए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ क्यों खड़ी होती है जो लोग देश के दुश्मन हैं या देश के विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी ने टर्की में दफ्तर क्यों खोला? क्या कांग्रेस पार्टी को टर्की में जाके चुनाव लड़ना है? क्या कांग्रेस पार्टी को अब राहुल गांधी जो है टर्की के राष्ट्रपति बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं? क्या राहुल गांधी पूरे देश के मुसलमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक समय में जिस तरीके से ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था, खलीफा हुआ करते थे जो टर्की से पूरे दुनिया का इस्लाम चलाते थे, तो राहुल गांधी ने इसीलिए टर्की को चुना है कि वो भी मुसलमानों को संदेश देना चाहते हैं कि भारत के अंदर जब तक कांग्रेस पार्टी जिंदा है, जब तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है, मुसलमानों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं? आखिर कांग्रेस पार्टी ने आज तक इस बात का विरोध क्यों नहीं किया कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा? मुसलमानों से इस बात का सवाल क्यों नहीं किया? कभी जो जय हिंद सभा का ये लोग बात कर रहे हैं, उसमें सेना के पूर्व अधिकारियों के साथ संवाद स्थापित करने की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन कभी किसी मुस्लिम डेलीगेशन को बुला के कांग्रेस ने ये पूछा कि आखिर इसका मकसद क्या था, इस पर उनकी टिप्पणी क्या है, उनकी राय क्या है? मुसलमान डेलीगेशन से किसी से बात की कि उनकी राय क्या है, ये जो धर्म पूछकर मारा गया, ये देश के अंदर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास क्यों किया? दूसरा, चाइना के साथ जो 2008 में MOU राहुल गांधी ने साइन किया, क्या राहुल गांधी ने आज तक इस बात को बताया कि वो MOU क्यों साइन किया था, उसमें क्या था, किस लिए साइन किया गया था? उसके अलावा राहुल गांधी ने या कांग्रेस पार्टी ने कभी बताया 26/11 हमले के दौरान किस तरीके से खबरें लीक आउट हो रही थी? पाकिस्तान में जो लोग बैठे थे वो यहाँ से वहाँ तक खबरें कैसे जा रही थी? हेडली कितने बार भारत आया क्या? और तहावुर राणा, उसका जो प्रत्यार्पण है वो कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं करा सकी? जो कांग्रेस पार्टी आज सवाल पुलवामा पे उठाया, सर्जिकल स्ट्राइक पे उठाया, एयर स्ट्राइक पे उठाया, ऑपरेशन सिंदूर पर उठाया, उसका कोई जवाब देगी कांग्रेस या नहीं देगी? तो दोस्तों, फैसला आपको करना है कि किसको जवाब देना है, किसको जवाब नहीं देना है। जय